और ये उन दिनों की बात है जब मैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल फ्रॉड विद्या समझता था। क्योंकि क्योंकि मैं ये देखता था कि मेरे चाचा जी कोई पूजा करा रहे हैं, कोई नग पहना रहे हैं, कोई अंगूठी पहना रहे हैं, तो मेरे को ऐसा मस्तिष्क में ऐसा लगता था कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा लुटेरा बिजनेस है तो यही है, जिसमें कि लोगों के इमोशंस के साथ, उनके दुखों के साथ खेला जाता है। If I have to describe my journey with RBJ, I would easily say that my journey is being a zero and now being a hero. So, having no knowledge of astrology or very complicated knowledge of astrology, and the moment I joined RBJ class, I think first class only, I could understand 30 to 40%. And today, because of blessings of Bhatia sir and my interactions with other team members, I am able to predict any kind of Kundali. And the best thing about RBJ. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज शास्त्रार्थ के एक और पॉडकास्ट के अंदर। और आज जो हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो कॉर्पोरेट में काम भी करते हैं और एज वेल एज जय माँ एस्ट्रो साइंसेज फरीदाबाद में आचार्य या उनके फाउंडर भी हैं, मैं ये कह सकता हूँ। और काफ़ी अच्छे वहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो पढ़ाते भी हैं। और एज वेल एज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मृत्युंजय जी हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बेसिकली मृत्युंजय जी, सबसे पहले जो अभी इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली यही है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें एक तो आज आपसे समझनी है, और दूसरा हम आपके बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताएं, फिर मैं अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ती हूँ। गुरु जी, पहले तो आपको प्रणाम, और बाकी जितने लोग भी सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम। तो आपने आई थिंक काफी कुछ बता ही दिया है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं ज्योतिष में क्यों आया। मेरे चाचा जी पंडित नीतेंद्र नाथ पांडे, जो कि रमल विद्या के ज्ञाता थे, ज्योतिषाचार्य थे, और कृष्णामूर्ति पद्धति में काफी अच्छी पकड़ रखते थे। तो वो मुझे काफी बचपन से, मतलब एक विशेष उनका प्रेम था मेरी तरफ। और वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि मैं जब नहीं रहूंगा तो मेरी गद्दी पे मैं चाहता हूँ तू बैठे। और ये उन दिनों की बात है जब मैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल फ्रॉड विद्या समझता था। क्योंकि क्योंकि मैं ये देखता था कि मेरे चाचा जी कोई पूजा करा रहे हैं, कोई नग पहना रहे हैं, कोई अंगूठी पहना रहे हैं, तो मेरे को ऐसा मस्तिष्क में ऐसा लगता था कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा लुटेरा बिजनेस है तो यही है, जिसमें कि लोगों के इमोशंस के साथ, उनके दुखों के साथ खेला जाता है। फिर 2018 में मेरे चाचा जी का अचानक निधन हो गया, हम्म। हार्ट अटैक की वजह से। और उसके बाद काफी जब वो मृत हो गए तो एक होता है कि आपका एक आत्मिक कनेक्शन अगर किसी व्यक्ति से होता है तो वो बार बार उसकी, मतलब हम्म। आपके अवचेतन मन में वो व्यक्ति बार बार आता है। तो चाचा जी मुझे कभी सपने में, कभी मतलब अर्ध निद्रा में, वो हमेशा मेरे को उनका आता है और आता था। और जी 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 उसके बाद फिर 2019 में थोड़ा सा, और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो उस जी। समय मेरे को पूरी तरह, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी का भूत चढ़ा। और हम्म। मैं इधर उधर भटक रहा था, और फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई। जी जी और जी। मैंने शायद उस समय कुछ उद्दंडता भी की, आपसे कुछ उल जुलूल प्रश्न भी पूछे कि क्या आप मुझे एक एस्ट्रोलॉजर बना देंगे। ये मेरा पहला प्रश्न था आपसे। और एक्चुअली वो, मुझे उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंस है ना, ये इंसल्टेड साइंस कंसिडर की जाती है इंडिया जी में। जी। तो उसके कारण ये आपका स्वाभाविक था, तो मैं उस चीज को बिल्कुल भी आपको बोलूंगा कि और आप बताइए मुझे आज आगे। भी याद है कि आपने हम्म। बहुत प्रेम से और बहुत कॉन्फिडेंटली ये उत्तर दिया कि हाँ मृत्युंजय जी, मैं आपको कुंडली देखना सिखा दूंगा। तो आई थिंक हम्म। आपने अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से किया था। आपने हम्म। जान के ये नहीं बोला था कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। एस्ट्रोलॉजर बनने में तो 7 जन्म से ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। आपने बहुत मतलब स्ट्रेटेजिकली एक शब्द प्रयोग किया था कि मृत्युंजय जी, मैं आपको कुंडली देखना सिखा दूंगा। और वो सत्य भी हुआ। मैं आपके साथ पढ़ा, और मैंने जो बेसिक्स का ज्ञान आपसे प्राप्त किया। और एक बार जैसा कि कहते हैं कि मकान की नींव अगर मजबूत हो गई तो आगे तो आप उसमें 5 फ्लोर डालिए, 6 फ्लोर डालिए, वो तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके बाद आपके अलावा मेरे काफी गुरुजन रहे, क्योंकि बिल्कुल। आपसे सीखने के बाद फिर मैंने अपनी यात्रा और आरंभ की।
तो मेरा रुझान कृष्णमूर्ति पद्धति की तरफ से हुआ। तो मेरे गुरुजी श्री कृष्ण मुरली जो अभी बैंगलोर में है वो मेरे गुरु बने। जी उसके बाद मैंने 5 या 6 अन्य गुरुओं से भी शिक्षा प्राप्त की। और फिर मेरे मित्र अमित सिंह सोन जो मेरे को फाउंडर हैं जयमा एस्ट्रो साइंसेज में, जी तो जी उन्होंने जी और हमने मिलकर ये जयमा एस्ट्रो साइंसेज शुरू किया। पहले यूट्यूब का चैनल शुरू किया, फिर हमने अपना एक बैच लॉन्च किया, और माँ की कृपा से हमारे बैच में इस समय स्टूडेंट्स हैं। हम 8 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीखते हुए सिर्फ 3 या 4 साल, 3 साल ही मान लीजिए प्रॉपरली हुए हैं। तो अभी बहुत लंबा सफर है, और आप जैसे ज्ञानी गुरुजनों का आशीर्वाद ब्रदर, बना रहे हमारी बस। हमारी बात तो 1 साल बात हो रही है। मैं जब आपने आज मुझे ये जब हमारी बात हुई, आपने मुझे बताया, मैं सही बताऊं, इतना मेरा मन खुश हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊंगा। मतलब दिस इज द एवर बेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी। और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इस लेवल पे, इतने अच्छे लेवल पे चीजों को कर पा रहे हैं। मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा कि मृत्युंजय जी कृष्णामूर्ति पद्धति और मतलब वैदिक को अपना बेस बनाते हुए जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जर्नी करी है, तो आज मैं मृत्युंजय जी से ये बिल्कुल क्लियर कट पूछना चाहूंगा कि व्हेन वी इनिशिएट आवर जर्नी, हमारी जो यात्रा होती है ज्योतिष के लिए, जब हम निकलते हैं, एक स्टूडेंट निकलता है, उसका जो माइंड सेट होता है वो पूरा कंफ्यूजन्स में पूरी तरह से, मतलब कह लो, घिरा होता है। ये उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जैमिनी सूत्रम की तरफ बढ़े या वैदिक की तरफ बढ़े या न्यूमेरोलॉजी, मतलब बहुत सारे ऐसे डिविजन्स हैं जिनको लाल किताब हो गया, कृष्णमूर्ति, तो ये कंफ्यूजन पूरा रहता है। तो मैं मृत्युंजय जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जब अपनी जर्नी शुरू करी, आपके मन में भी स्वाभाविक है ये कंफ्यूजन्स रहे होंगे। आपने एक दिन मेरे को ये बातों बातों बोला कि पूरा एक्सपेरिमेंट रहा है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप गाइड कीजिए कि अब जो इस समय इस पॉडकास्ट को जो भी लोग देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, वो किस तरह से अपना आगे मतलब इनिशिएट करें इस पूरी यात्रा को। तो वो आप इस पे थोड़ा सा हमारे को गाइड कीजिए प्लीज। तो गुरुजी अगर आज मैं मुड़ के देखता हूं तो आई हम्म थिंक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी आपकी प्लैनेट्स के साथ और नंबर्स के साथ और प्रिडिक्शन के साथ एक दोस्ती कराती है। राइट। न्यूमरोलॉजी से आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है प्लैनेट्स के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी में आना चाहता है, तो ये मेरा मत है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके जी लिए संभवतः बहुत मुश्किल होगा ये। समझ रहा हूँ, समझ बट जब आप न्यूमरोलॉजी में आ जाते हैं, आप लो शुभ और आप चंद्रमा क्या है और बृहस्पति क्या है, प्लैनेट्स की अच्छी पकड़ हो जाती है। कुछ आप रेमेडीज भी सीख लेते हैं, कुछ आप प्रिडिक्शंस भी बताने लग जाते हैं, कुछ आप नंबर्स को जोड़ने भी लग जाते हैं। तो एक आपका माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है बेसिकली। न्यूमेरोलॉजी, मतलब हाँ, फर्स्ट एक स्टेप न्यूमेरोलॉजी। फर्स्ट स्टेप इज न्यूमरोलॉजी। आदमी को न्यूमरोलॉजी जरूर सीखना चाहिए। अगर वो न्यूमरोलॉजी सीखे बिना एस्ट्रोलॉजी में आएगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज सूर्य को सीधा आप जब आप एस्ट्रोलॉजी में समझेंगे ना तो आपकी नहीं समझ में आएगा। न्यूमरोलॉजी यस। वाले जब सूर्य को समझाते हैं ना, बड़ा प्यारा समझाते हैं। तो जी मैंने जी। भी वही काम किया, पहले मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, और मैंने तो न्यूमरोलॉजी के अंदर इतना डाइव इन कर लिया कि गुरुजी आई हैव अ टेक्निक जिससे मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आदमी की कुंडली तक बना सकता हूँ। वो वेरी गुड। टेक्निक भी मैंने मेरे गुरुजी CH रमेश हैदराबाद में हैं, उनसे सीखा वो टेक्निक। तो मतलब न्यूमरोलॉजी में बहुत डीप चला गया। राइट। मारक बाधक ये सब चीजें हमने न्यूमरोलॉजी में करी। वैदिक न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत जबरदस्त साइंस है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत न्यूमरोलॉजी से करनी चाहिए। उसके बाद गुरुजी आपको बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी में करता है कि वो सीधा प्रिडिक्शन और रेमेडीज की तरफ भागता है, जो कि एकदम गलत अप्रोच है। राइट राइट। आप ऐसा अपने आप को इंटेंगल्ड या फंसा लेते हैं ना, जब आप सीधा प्रिडिक्शन की तरफ भागते हैं। सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ गुरुजी, कि पहले आप ये देखो, ये बोलना शुरू करो कि सूर्य छठे घर में है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। शुक्र 7वें घर में है, मंगल नीच का होके अष्टम में बैठा है। आप सबसे इंपॉर्टेंट है कुंडली का रेसिटेशन। अगर आप गुरुकुल की देखें गुरुजी, जी। जैसे आपकी जो सिखाने की पद्धति थी, आप हमारे सामने एक चार्ट खोल देते थे और आप बोलते थे क्या दिखाई दे रहा है बताओ, और उसमें हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें दिखाई देती थी। शायद आपका उस समय यही सोचना था कि जो दिख रहा है उसको बोलो।
मतलब मैं अपनी बात एक दूसरे अंदाज में ये बोलना चाहता हूं कि रीडिंग ऑफ द चार्ट शुड बी वोकल, नॉट इन योर माइंड। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। आप जब भी किसी चार्ट को देखो तो आप ऐसे शुरू करो, लग्नेश अष्टम में बैठा है और लग्न में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। द्वितीय घर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन द्वितीय षष्ठेश होके बैठा हुआ है। फिर तीसरे घर पे आइए, तृतीयेश कहाँ बैठा है? पंचम में बैठा है। चतुर्थेश कहाँ बैठा है? अष्टम में बैठा है। पंचमेश जब आप कुंडली को 1 2 3 4 ऐसे 12 ग्रहों में जब आप उच्चारण से, जब आप शब्द से बोलते हैं ना, जिस प्रोसेस में आप बोलना शुरू करते हैं ना, वो प्रिडिक्शन एक एक, जैसे मान लीजिए लग्नेश अष्टम में गया, तो जब आपने ये शब्द बोला तो आपके दिमाग में ये चीज आई कि अच्छा, लग्नेश उठ के अष्टम में चला गया, मतलब इस आदमी को शारीरिक पीड़ा या स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर किसी ने बोला कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, मतलब जब आप ये बोल रहे हैं ना, सेकंड का लॉर्ड 8th में चला गया, तो मेरा दिमाग मुझसे क्या कह रहा है? सेकंड हाउस धन है, 8th हाउस क्या है? हमारी पैतृक संपत्ति है, इनहेरिटेंस है। तो मुझे धन कहां से प्राप्त होगा? इनहेरिटेंस से। तो जब आप जोर जोर से बोलते हैं ना, 3rd हाउस यहां चला गया, 4th हाउस यहां चला गया, 5th हाउस का लॉर्ड यहां चला गया, ये बोलना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूं कि आप कुंडली को जोर जोर से बोलो। पंचमेश अष्टमेश में नीच का होके बैठा है, तो अब आपको 3 पॉइंट मिल गए। पंचमेश कहाँ चला गया? अष्टमेश में। और क्या होके बैठा है? नीच का होके। अब ये बोलते 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 आपके दिमाग में प्रिडिक्शन आने लग जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स करते क्या है? वो ऐसे कुंडली के सामने बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, जैसे कि कोई महात्मा मेडिटेशन कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक तुम बोलोगे नहीं ना, उन्हीं उन्हीं प्लैनेट्स को ही तो घुमाना है, और क्या है गुरुजी। राइट राइट राइट, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि आप बोलना शुरू करो, जैसे कि आप कराते थे, कुंडली खोल दी, अब क्या दिख रहा है आपको? तो ये दिख रहा है आपको, तो धीरे धीरे उस चीज से। लेकिन बेसिक्स का बहुत महत्व है गुरुजी, आपको बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। अच्छा, बेसिक्स का कोई उम्र नहीं होती। मतलब जैसे आप सोचें कि 6 महीने में बेसिक सीख लूंगा, ये गलत स्टेटमेंट है। आप किसका बेसिक सीख लोगे? आप प्लैनेट का बेसिक सीख लोगे, फिर नवमांशा का बेसिक आ जाएगा, फिर डिविजनल चार्ट का बेसिक आ जाएगा, फिर अष्टक वर्ग का बेसिक आ जाएगा, फिर मारक का, बाधक का, कितने बेसिक सीखोगे आप? बेसिक तो आपको पूरी लाइफ सीखना है। लेकिन कुछ चीजों का बेसिक आपको, राशि, प्लैनेट, उच्च नीच, ये बेसिक अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है तो चार्ट आपको बोलने लगता है। चार्ट खुद बोलता है गुरु। तो मेरा यही मानना है कि पहले न्यूमरोलॉजी, फिर आप एस्ट्रोलॉजी का बेसिक अच्छे से करें, और तीसरा स्टेप यही है कि आप कुंडली को ना जोर जोर से बोलें। आप किसी क्लाइंट की भी कुंडली देखें ना, तो आप अपने मन में मत बोलें, आप उसको बोलो, अरे आपका लग्नेश तो पंचमेश में चला गया, आप तो बड़े भाग्यवान आदमी हो, आपको तो, आपके तो पूर्व पुण्य की वजह से आप असीम धन की वो कर रहे हो, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो वो कुंडली खुद ही आपको बोलने लगेगी, अच्छा मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आपको प्रिडिक्शन खुद ही आएगा गुरु। तो ये मेरा मानना है जी गुरु जी। नहीं, मैं तो हैरान हूँ, आपको अभी तक एक एक चीज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इस तरह से आपको याद है। आप मतलब यू आर, आई वर्ड से वेरी अटेंटिव एट दैट वर्ड, आपको अभी भी सारी चीजें बिल्कुल याद है। टीचिंग पेडागोगी बिल्कुल एग्जैक्टली अपन लोग ऐसे ही करते हैं, आज भी ऐसे ही करते हैं राधर। और मैं मतलब यहाँ पर जैसे आपने अभी बताया कि फॉर एग्जाम्पल अब ये 3rd स्टेप तक अभी हम आए हैं, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है जब हमने बेसिक अपना कर भी लिया, ठीक है, अब बेसिक हो गया। अब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आएगा, प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी कृष्णमूर्ति पद्धति में आएगा, एंड नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा प्रिडिक्शन आएगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और आपने जो बात बोली बहुत राइट की, बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि न्यूमेरोलॉजी, बिकॉज मैं इसमें यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मैं एक बहुत आपको आसान वे में ये बात समझा देता हूँ, जो बताया न्यूमेरोलॉजी के बारे में, कि है ना कि डाटा की लेयर्स हैं। अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी एंशियंट डेटा साइंस है, एंशियंट आई वुड से। यहाँ पर हम आपसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब आपके पास सपोज करो आगे का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, आगे का डाटा नहीं है, तो न्यूमेरोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल जो आपको पूरा का पूरा पर्सनैलिटी जो है और पूरा इवेंट्स और जो काफी सारी जो चीजें हैं आपकी वो डिकोड करने में बहुत
मतलब डीपली हेल्प कर देता है, ठीक है ना। तो अब कंफ्यूजन है कि वैदिक, कृष्णामूर्ति पद्धति, लाल किताब, नाड़ी ज्योतिष या जैमिनी सूत्रम, इनमें से जब चुनाव आता है, यहाँ पर अभी बिकॉज क्या है ना, स्टेजेस हैं एस्ट्रोलॉजर्स की। अभी आपने जो बिल्कुल जो अब स्टार्ट करे उनके बारे में तो बता दिया आपने। अब जो यहाँ पर फंसे हुए हैं कि जो हम कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं, वैदिक की तरफ चले जाएं, उसमें डीप उतर जाएं, या कृष्णामूर्ति पद्धति में, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? आप खुद भी गुरुजी, कृष्णामूर्ति पद्धति करके आए हो, है ना? हाँ, एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सबसे पहले धरती में से क्रूड ऑयल निकलता है, बिल्कुल काले रंग का ऑयल जो मिडिल ईस्ट में निकलता है। राइट। फिर उसकी अगली प्रोसेसिंग होती है जिसमें वो केरोसिन बनता है। जी। फिर उसकी अगली प्रोसेसिंग में वो डीजल बनता है। फिर उसकी अगली प्रोसेसिंग में वो पेट्रोल बनता है। और फाइनल प्रोसेसिंग में वो एरोप्लेन का पेट्रोल बनता है। एविएशन फ्यूल, यस। ठीक है ना। ये सारे ही ऑयल हैं और इन सब से ही कुछ ना कुछ चलता है। क्रूड ऑयल भी आपको जरूरत पड़ेगी, केरोसिन की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये गुरुजी आपको डिसाइड करना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में एरोप्लेन वाला फ्यूल चाहिए या आप क्रूड ऑयल से काम चला लो। ये इंडिविजुअल स्टूडेंट को डिसाइड करना है। हर साइंस गुरुजी, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, अपने आप में पूर्ण विद्या है। ये ज्योतिष क्या है गुरुजी? अगर ज्योतिष को हम तोड़ें, ज्योति मतलब लाइट, ईश मतलब उसकी नॉलेज, दिस दिस इज द ओनली साइंस जिसके पीछे गुरुजी डिवाइन वर्ड लगा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा फिजिक्स के पीछे डिवाइन फिजिक्स, नहीं। केमिस्ट्री के पीछे डिवाइन केमिस्ट्री, नहीं। मैथमेटिक्स के पीछे डिवाइन मैथमेटिक्स, नहीं। ओनली एस्ट्रोलॉजी के पहले लगा होता है दिस इज अ डिवाइन साइंस। इसका मतलब इसके अंदर कुछ अपरा विद्या है, समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर इंटेलेक्ट। अब वो दो लेवल पे काम करते हैं गुरुजी। या तो अपना ज्ञान आप बहुत बढ़ा लो, जैसे आप जेमिनी भी सीख लो, आप वैदिक भी सीख लो, आप केपी भी सीख लो, आप न्यूमरोलॉजी भी सीख लो, आप कबाला भी सीख लो, आप लाल किताब भी सीख लो, आप एक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ गुरुजी, जो उर्दू पद्धति में ज्योतिष होती है उसको क्या कहते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जो मतलब इस्लाम धर्म में भी एक ज्योतिष दिया गया है, आप वो भी सीख लो। आप रमल विद्या भी सीख लो जो मेरे चाचा जी जानते थे। राइट राइट राइट। इतना सब सीख के आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। पर दूसरा लेवल गुरुजी जिसमें कि आपका गुरुकुल बहुत आगे है, वो है ज्योतिषी की खुद की साधना। क्यों केतु इतना इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में गुरुजी? बिकॉज ज्योतिष इज 70% इंट्यूशन एंड 30% नॉलेज। अब ये इंट्यूशन एक एस्ट्रोलॉजर में आती कहां से? उसकी खुद की साधना से आती है। हम क्यों बोलते हैं केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर एस्ट्रोलॉजी? बिकॉज केतु गवर्न्स योर इंट्यूशन पावर। अगर आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग है तो आप जो कह देते हो ना, वो प्रिडिक्शन होता है। इसीलिए इसको अपरा विद्या बोला गया। ये सूर्य की किरणों की स्टडी को हम ज्योतिष बोलते हैं। सूर्य धर्म का कारक है। ये ज्योतिष आपको धर्म का निचोड़ देती है। तो पहले लेवल पे गुरुजी की एक ज्योतिषी को कितनी विद्याएं सीखनी चाहिए उसका कोई लिमिट नहीं है। पर उससे इंपॉर्टेंट गुरुजी मैं ये मानता हूं कि जैसे आज के ज्योतिषियों को आप बोलो कि आपकी गायत्री साधना कितनी है, आप ही के बैच में गुरुजी या मेरे ही बैच में मैं रोज ये बात बोलता हूं कि क्या आपने गायत्री का मतलब अपना सुप्रभात गायत्री से और संध्या गायत्री से खत्म की? सुबह उठते ही मेरा प्रातःकालीन जो ब्रह्म मुहूर्त में मैं गायत्री की साधना करता हूँ, फिर मैं संध्या गायत्री की करता हूँ। ये दोनों, गायत्री क्या है? सूर्य का मंत्र है। ज्योतिष क्या है? इट इज डायरेक्टली लिंक टू सन। गायत्री मंत्र इज विल गिव यू इमेंस पावर टू मैनिफेस्ट एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको गायत्री की साधना जरूर करनी पड़ेगी। आपको एक इष्टदेव पकड़ना पड़ेगा, जैसे आपके कृष्ण हैं, मेरी माँ है, किसी के हनुमान जी होंगे, और दूसरा आपको गायत्री पकड़ना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आप एक विद्या सीखो, आप वैदिक ही अच्छे से कर लो, लेकिन साथ में अपनी साधना का लेवल बढ़ा लो। आजकल गुरुजी एस्ट्रोलॉजी पूरी मटेरियल हो गई है। मैंने सीखा, मैंने प्रिडिक्शन दी, मैं अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। आप एक कष्ट, आप सोचिए बहुत दुखी आदमी से मिले जिसके पिता की कैंसर से मृत्यु हुई है, जिसकी बेटी का डिवोर्स हो गया, जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और जिसकी खुद की नौकरी चली। ऐसा व्यक्ति जब आपके पास आता है
तो आप ये सोचिए कि आप कितनी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं। तो हाउ आर यू प्यूरिफाइंग दैट नेगेटिव एनर्जी? बहुत बिल्कुल जल्दी वो नेगेटिव एनर्जी आपको ही खत्म कर देगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है गुरुजी कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी विद्याएं सीख लें। ये एकदम इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। मैं वैदिक सीख लूं, यही बहुत बड़ी बात है। थोड़ा थोड़ा जैमिनी पकड़ लूंगा, थोड़ा केपी पकड़ लूंगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरुजी है कि मैं साधना कितनी करता हूँ। और एक और चीज गुरुजी, जो भी लोग अपने गुरुओं के साथ, जैसे एक आदमी ज्योतिष एक गुरु से नहीं सीख सकता, वो 5 या 6 या 7 या 10 गुरुओं से सीखता है। गुरु निंदा सबसे बड़ा पाप है गुरुजी इस लाइन में, क्योंकि हर गुरु ना आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जी जी हर गुरु सिखाएगा आपको। तो गुरुजी ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सी वाली साइंस ज्यादा बेटर है। मैं तो इसका आंसर यही दूंगा कि आपको क्रूड ऑयल निकालना है या आपको एरोप्लेन का पेट्रोल, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है। जेमिनी का अपना सुख है, केपी का अपना मजा है, और वैदिक का अपना मजा है। न्यूमरोलॉजी में ही लोग कमाल कर रहे हैं आज की डेट में। इंडिया में ऐसे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो बहुत मतलब एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो ये कहना है गुरुजी कि आप एक विद्या को पहले अच्छे से सीखिए। 4 जगह हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं। और आप अपनी साधना पे काम करें। आपकी विद्या प्लस योर डिविनिटी, ये दोनों मिलकर इट विल मेक यू अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। तो अच्छा, तो अब आप मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये कह रहे हो कि एक एस्ट्रोलॉजर का जो साधना की तरफ उसकी अपनी कैरेक्टर, अपना प्योरिटी, अपना लाइफस्टाइल की प्योरिटी, उन चीजों पे ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इफ यू आर कमिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, दैट मीन्स इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप हो सकता है कि पास्ट में कोई भी आपकी मतलब कुछ बुरी हैबिट्स भी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती है, हर तरह का व्यक्ति अपना एक जर्नी करता आ रहा होता है। बट हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपको साधना की तरफ फोकस करना ही होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रादर मैं तो सही बताऊं, मैंने तो मृत्युंजय जी को भी काफी हद तक अभी मतलब पिछले 2-3 साल से मेरे ख्याल से मृत्युंजय जी हम लोग एक साथ हमारा जी जुड़ाव जी, है। 2020 तो से। काफी ट्रांसफॉर्मेशन है तो मृत्युंजय जी में भी देखा है, उन्होंने भी शायद मेरे अंदर देखा होगा, है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पूरी तो जर्नी है, धीरे धीरे गुरुजी एक हम रीजन है इसका, हम्म, एक रीजन है। जी हम सब जानते हैं कि 8th हाउस इज हाउस ऑफ ऑकल्ट। ज्योतिष या जो भी अपरा विद्या है, तंत्र मंत्र ज्योतिष, ये सारा अष्टम भाव से देखते हैं। हम्म, अष्टम भाव इज ऑल्सो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहा हूँ। तो जैसे ही आप पहला कदम ज्योतिष में रखते हैं, सबसे पहले आप प्रिडिक्शन देना नहीं शुरू शुरू करते या सीखते। सबसे पहले आपके खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी थी तो ईश्वर आपको 8th हाउस से यानी कि ज्योतिष से जोड़ते ही नहीं गुरुजी। समझ रहा हूँ। तो सबसे पहला बेनिफिट ज्योतिष का जो है ना, कि आपकी पर्सनालिटी को वो कहीं का कहीं पहुंचा देता है। तो आप अभी ये भी बताओ मृत्युंजय जी, अभी आपकी इतनी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, मेरे को ये बताओ कि इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस, अगर अभी जो अपने ऑडियंस आज के एपिसोड के जो अभी देख रहे हैं उनके लिए ये टेक अवे होना चाहिए कि वो अपने हॉरोस्कोप में चेक करें और आप उन पर रोशनी डालो कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, मतलब वही बात है कि आपका खुद का तो आपको मेहनत और जो ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रही है, बट एक योगास की जो सपोर्ट है वो कौन कौन से योग है, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे को बताओगे ताकि हमारे को क्लैरिटी और आए सबको। गुरुजी बहुत सारे योगाज डिपिक्ट करते हैं कि एक अच्छा हाँ एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेगा, जी जी जी। लेकिन जो सिंपल से, कुछ समय की कमी भी है, सिंपल से जो चीजें मैं आपका बता देता हूं कि जैसे पंचम भाव में सूर्य का बैठना, बहुत बढ़िया। पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि। मैंने क्या बताया कि एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट, इट्स हम्म ज्योतिष, स्टडी ऑफ द लाइट। लाइट हमें दे कौन रहा है? लाइट हमें न जुपिटर दे रहा है न चंद्रमा दे रहा है। द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन। एंड 5th हाउस इज योर इंटेलेक्ट। गुरुजी 5th हाउस आपका क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है। जब हम ये बोलते हैं कि 5वां घर पूर्व पुण्य है, तो ये पूर्व पुण्य ट्रांसफर कैसे होता है? हमारी जो आत्मा होती है गुरुजी, उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जिसपे आपकी पिछली लाइफ का सारा कच्चा चिट्ठा लिखा होता है, और वो आत्मा फिर अगले शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मेरा ये शरीर छूटा और मैं अगले जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश किया, तो क्या हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना गुरुजी? हम कहते हैं ना जन्म दर जन्म आपका संचित कर्म चल रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रही है?
वो रिकॉर्डिंग आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, और यही सूक्ष्म शरीर पंचम भाव में आता है, जिसको हम पूर्व पुण्य कहते हैं। तो ज्योतिष बनने के लिए अगर आप इससे पिछले जन्म में आपने 70-80% ज्योतिष की पढ़ाई नहीं करी होगी, तो इस जन्म में आप ज्योतिष बनने वाले नहीं। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। कुछ ना कुछ पिछले लाइफ में हुआ होगा, अब मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूं। मेरा चेन इस जन्म का नहीं है गुरुजी। आपसे मैंने इस जन्म में नहीं सीखा, आपसे हो सकता है मैंने पिछले जन्म में भी सीखा हो, इनकम्प्लीट रह गया होगा। इसलिए तो इसीलिए ज्योतिष का डायरेक्ट संबंध 5th हाउस यानी कि पूर्व पुण्य है। अगर किसी व्यक्ति के 5th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जुपिटर हो गया, सन हो गया, इवन फॉर दैट मैटर वीनस के पास भी बहुत ज्ञान है। यही जैसे आज की डेट में वीनस को इतना मिसअंडरस्टूड किया जाता है। भाई वीनस गुरु, मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्र। अब ब्रह्मा जी ने एक बार कहा कि 300 वर्षों तक अगर कोई पेड़ पे उल्टा लटक के मेरे से तपस्या करे तो मैं उसे मृत संजीवनी का आशीर्वाद दे दूंगा। बृहस्पति ने हाथ जोड़ लिया कि मेरे को जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत ज्ञान है। लेकिन शुक्र 300 वर्षों तक उल्टा लटके रहे। और आप जानते हैं गुरुजी कि शुक्र के पास मृत संजीवनी का आशीर्वाद है, जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, जिससे हम एक बार मृत्यु भी टाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा शुक्र के पास है। इसीलिए शुक्र मीन में जाके उच्च के होते हैं। और 12th हाउस क्या है हमारा? 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल है। भाई शुक्र कहाँ पे काम, मृत संजीवनी कहाँ काम करती है? राइट। हमारा है ना हॉस्पिटल। बिल्कुल। और डॉक्टर कहाँ ट्रीट करेगा? तो शुक्र का सबसे ज्यादा काम 7th हाउस में नहीं, शुक्र का सबसे ज्यादा काम कहाँ पे है? 12th हाउस में। इसीलिए डॉक्टर्स की कुंडली में और नर्स की कुंडली में गुरुजी, ये सभी जो भी सुन रहे हैं, आप कुंडली उठा उठा के चेक करना शुरू कर दो। वीनस का संबंध 12th हाउस से, 12th लॉर्ड से, या 12th हाउस में बैठी हुई राशि से जरूर मिलेगा आपको। डॉक्टर्स की कुंडली में वीनस का, बिकॉज वीनस हैज द पावर टू हील। सारे प्लैनेट्स में शिव जी ने वीनस को ही ये पावर दी कि तुम जाके हील करो। सॉरी, ब्रह्मा जी ने। जी समझ। खैर आपके क्वेश्चन पे मैं डिविएट हो गया। तो नहीं ठीक है। इट इज वो एक्चुअली डेविएशन जो है ना वो अच्छा है, भाव जरूरी है। आप कंटिन्यू करते रहिए, मैं इसलिए आपको रोक भी नहीं रहा हूँ। तो वो भाव जरूरी है। हाँ। एक तो गुरुजी 5th हाउस में आपका पूर्व पुण्य आ गया कि आप पिछले जन्म से क्या लेके आ रहे हैं। और दूसरा गुरुजी, बिकॉज इट्स अ डिवाइन साइंस, ये अपरा विद्या है, तो आपका 9th हाउस। और तीसरा गुरुजी, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर एस्ट्रोलॉजी इज केतु। तो इसीलिए केतु का संबंध अगर अष्टम से बनता है, मेक्स यू ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर। 5th हाउस और 9th हाउस में अगर बेनिफिक लाइक मतलब जुपिटर, वीनस, और अगर सूर्य का संबंध पंचम से, दीज आर मतलब सरफेस पे ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा तो गुरुजी हमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए नवमांशा भी देखना चाहिए, दशांशा भी देखना चाहिए, बहुत सी डीप स्टडी वाली चीजें हैं। D24 चार्ट भी देखना चाहिए। लेकिन लग्न की अगर मैं बात करूं तो पंचम और नवम के बिना एक अच्छा ज्योतिषी नहीं बनता। राइट। वो तो एक्चुअली अभी तो यहाँ पर जो जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं हमारा लेवल तो अभी हम कह रहे हैं कि कौन लोग एस्ट्रोलॉजी को शुरू कर सकते हैं। अब वो कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे वो तो देखिए क्या होता है ना कि हर प्रोफेशन के अंदर, अब मान लीजिए एक्टर्स ही ले लीजिए, तो एक्टर्स हैं, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, हर एक्टर अपने एक अलग लेवल पे काम कर। तो वो इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स का भी हर एस्ट्रोलॉजर एक अलग लेवल पे ऑपरेट। बिल्कुल गुरुजी। तो आप परमिशन दे तो गुरुजी एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। अरे बिल्कुल। आप देखिए कुंडली के 12 भाव होते हैं गुरुजी, ठीक है ना। ऋषि पराशर ने 4 भावों को नाम दिया उपचय। यस। 3, 6, 10 और 11। ये 4 भाव ऐसे होते हैं। उपचय का मतलब क्या? उप माने होता है टू गो, जाना, और चय का मतलब होता है संचय। आपने सुना है वर्ड संचय? संचय में से चय लिया गया। चय का मतलब होता है टू कलेक्ट। अब जाने का मतलब क्या होता है गुरुजी? जाने का मतलब होता है कि आप जीवन में जीवित है ना, तो आपकी एक गति है, आपका एक मूवमेंट है, आप निरंतर, मैं, आप दुनिया में। इसीलिए तो हमें एनिमेट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इंसानों को और जानवर को वी आर कॉल्ड एनिमेट ऑब्जेक्ट। हम लोग एक जगह बंध के नहीं रह सकते हैं। हमारा जन्म कहीं होता है, हमारी पढ़ाई कहीं कहीं होती है, हम नौकरी कहीं करते हैं, हम शादी कहीं करते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग कहीं की करते हैं।
अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में 10 साल आगे का प्लान होगा, मतलब आप गतिमान हैं। आप ये तो नहीं है कि बस अब तो मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों की एक गति है, ठीक है ना, और यही अंतिम गति जाके हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी गति शांत हो जाती है। तो अब ये जो गति है ना गुरुजी, 8 हाउसेस, 12 में से 4 हाउस जो उपचय भाव होते हैं, 3 6 10 11, और बाकी बचे हुए 8 हाउसेस। पराशर ऋषि ने बोला है जो बाकी के 8 हाउस हैं उनमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपके पिता कौन होंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं, आपकी माता कौन होंगी ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन 3 6 10 और 11, 3 मतलब आप पराक्रम कैसा करोगे, आप पुरुषार्थ कैसा करोगे, आप किस तरह के भाव या किस तरह की प्लानिंग करोगे, ये थर्ड हाउस आपको बताता है। आपकी अट्रैक्शन किससे होगी, भाई मेरी अट्रैक्शन किसी लड़की से है या किसी गुरु से है, ये मेरा फ्यूचर तय करेगा। आई एम अट्रैक्टेड टू ड्रग्स और आई एम अट्रैक्टेड टू अ टेम्पल, दिस विल डिसाइड। 6th हाउस में आ जाओ, 6th हाउस आपकी क्या है, दिनचर्या है गुरुजी। राइट राइट। आपका डेली का जो भी रूटीन है ना, दैट इज 6th हाउस। आपके षड रिपु हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य, ये आपके 6 के 6 रिपु हैं। इन रिपुओं को हवा कौन देता है, आप खुद देते हो। भाई मेरे सामने एक सुंदर महिला बैठी है, मैं उसमें ईश्वर को क्यों नहीं देखता हूं, मैं उसमें एक काम उत्तेजना की चीज क्यों देखता हूँ। राइट। इसका मतलब मेरी मेरी जो काम वाली वृष्टि है वो बढ़ रही है। मेरे पड़ोसी ने एक कार ली गुरुजी, मैं उसकी उसकी कार से मैं जलता क्यों, मतलब मैं अपनी ईर्ष्या को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये छठा हाउस हमारा क्या हो गया, डेली रूटीन का प्लस हमारे 6 रिपुओं का, हमारे 6 दुश्मन, ठीक है ना। अब आप 10th हाउस आ जाओ, 10th हाउस आपका सॉलिड सॉलिड कर्मा। आप जीवन में क्या कर रहे हो, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आपको किसी ने रिश्वत दी, आपने उस रिश्वत को एक्सेप्ट कर ली, ये आपका डिसीजन था, ऊपर से विष्णु भगवान ने नहीं कराया है आपका। और 11th हाउस जो कि आपका डिजायर्स का भाव है। आप देखिए बहुत खतरनाक घर है 11th हाउस, बहुत मिसअंडरस्टूड हाउस है। छठे से अगर हम 6 काउंट करें, 6 7 8 9 10 11, छठे से छठा है। जैमिनी कहती है तनो तनह दंड हरा, छठे से छठा मतलब छठा हाउस तो दंड है, और छठे से छठा तनो तना, छठे से छठा जो 11th हाउस है वो हरा है, वहां पे तो सीधी मृत्यु है, वहां पे पनिशमेंट नहीं मिलती। पनिशमेंट आपको छठे घर में मिल जाती है, आप बीमार हो जाते हो, आपके शत्रु हो जाते हैं, आपके ऊपर कर्जा हो जाती है, ये पनिशमेंट चल रही है। 11th हाउस तो आपको मार ही देता, खत्म। 11th हाउस आपका डिजायर का भाव है। जो भी कुछ आप कर रहे हो गुरुजी, सारे के पीछे 11th हाउस है। अब ये जो 4 हाउसेज है ना, 3 6 10 11, सारी कहानी इसी में। अब मैं एक बात ये बोल रहा था कि डजंट मैटर कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने ये इसीलिए समझाया कि आपके पास ये 4 घर हैं। आप पराक्रम कर सकते हो ज्योतिष में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना डेली रूटीन ज्योतिष का अच्छा बना सकते हो। मैं सुबह 4 से 7 ज्योतिष पढ़ूंगा, फिर रात को 9 से 12 ज्योतिष पढ़ूंगा। 6th हाउस 10th हाउस, मैं ज्योतिष के बारे में काम करूंगा, मैं इन गुरुजी से उन गुरुजी से, और मैं ज्योतिष की इच्छा रखूंगा, मेरी डिजायर ज्योतिष की होगी। अगर इन चारों भाव को आप सेट कर लेते हो गुरुजी, तो अगर आपके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं भी है ना, तो भी गुरुजी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, बिकॉज पुरुषार्थ आपके पास। राइट राइट राइट। तो इसका मतलब दिनचर्या इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 6th हाउस दिनचर्या उसको फोकस कर लिया जाए। मतलब हम तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ये तो आपकी जीवन शैली है। बिल्कुल गुरुजी, जीवन शैली अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए और हम उसके ऊपर एक अपने आप को साध सकें कि चलो भाई हाँ, जो भी हमारा एक दिनचर्या वो बड़ी रॉबस्ट हो, और हम अपना थोड़ा सा उसको। तो अभी मैं अगर आपसे एक बात करता हूँ, बस मैं अपने क्वेश्चंस को ज्यादा वो नहीं करूंगा, हम अभी एक फर्दर एपिसोड को और प्लान करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप डीप में चलते जाएंगे, ठीक है ना। बट अभी मैं अगर एक छोटा सा आपसे बस आपका परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कंफ्यूजन इधर भी फंसा हुआ है थोड़ा सा, कि लोग कहते हैं कि हम प्लेनेट पे ध्यान दें, राशि पे ध्यान दें, नक्षत्र पे ध्यान दें, घर पे हाउस पे ध्यान दे, तो ये 3 4 एलिमेंट्स ज्योतिष में मतलब आते हैं इस तरह से। तो अगर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको भी क्या उस समय ये कंफ्यूजन होता था कि मैं किस तरफ ज्यादा जाऊं, और अगर आप आज की डेट में इतने सालों की अब आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब आपके भी स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपका एडवाइस क्या रहेगा
कि जब ये जो तीन चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनमें से फोकस करना कहाँ से शुरू करे व्यक्ति, वो आप थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारा। गुरु जी, ज्योतिष को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। एक नक्षत्र वाला भाग आप साइड हटा दो, क्योंकि नक्षत्र पे जाने के लिए आप नॉर्मली कोई स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजर की मैं बात कर रहा हूँ, वो नक्षत्र तक पहुंच ही नहीं पाता। वो एक बिल्कुल अलग ज्योतिष है, उसको हटा देते हैं, जो 27 नक्षत्रों की बात होती है। अब हम आते हैं हाउस, राशि और प्लैनेट्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है गुरुजी, इन तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब पंचम में बृहस्पति बैठा है, तालियां पिट रही हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन गुरुजी, बृहस्पति पंचम में बैठने से काम नहीं चलता। राशि, प्लैनेट आ गया, हाउस आ गया, ठीक है ना, पंचम हाउस हो गया, जो बृहस्पति प्लैनेट हो गया। अब आता है खेल राशि का। राशि क्या करेगी? राशि बृहस्पति को या तो उच्च का बनाएगी, या नीच का बनाएगी, या शत्रु क्षेत्री बनाएगी, या मित्र क्षेत्री बनाएगी। बृहस्पति की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड कर रहा है गुरुजी? राशि डिसाइड कर रही है। ना हाउस डिसाइड कर रहा है, ना खुद बृहस्पति डिसाइड कर रहा है। बृहस्पति भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? राशि के ऊपर। अगर उसको 4 नंबर राशि मिल गई तो बृहस्पति उच्च के हो गए, तो कमाल कर देंगे वो। उनको 10 नंबर मकर राशि मिल गई, बृहस्पति नीच के हो गए, वो खुद ही परेशान है। उनको अगर इसका मतलब माहौल बहुत मैटर करता है। आप राशि की बात कर रहे हो, बिल्कुल गुरुजी, सब कुछ माहौल है। आप ग्रह का एनवायरनमेंट चेक करो बस, और वो राशि जो आप कहना चाह रहे हो कि वो एक एनवायरनमेंट है, सब और कुछ वो जिस एनवायरनमेंट में बैठा है अकॉर्डिंगली वही हमारे साथ भी, ह्यूमंस के साथ भी तो वही हो रहा है कि हमें जो एनवायरनमेंट मिला हम वैसे बोलिए। तो इधर भी वही चीज, मतलब आप कह रहे हो के कि बच्चे को किसी पुलिस वाले ने पाला, और पुलिस वाले के बच्चे को डाकू ने पाला। आप देखो, एक डाकू बनेगा, एक पुलिस वाला बनेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया। तो गुरुजी, मेरा ये मानना है कि आप प्लैनेट देखो, हाउस देखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है राशि। देखो, वेरिएबल क्या है, चेंज क्या लाता है, चेंज पॉइंट पकड़ना है अपने को। मेरा पेट क्यों खराब हुआ? मैंने दाल चावल खाए, नहीं खराब हुआ। मैंने मम्मी के हाथ की लस्सी पी, नहीं। मैंने बाहर का गोलगप्पा खा लिया, तो चेंज पॉइंट गोलगप्पा है। तो हमारी ज्योतिष का जो खिलाड़ी है ना, वो राशि। और गुरुजी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग राशि पे बहुत कम ध्यान देते। और मैं मतलब बहुत से लोग ये सुन रहे होंगे, जैसे मैं बोलूं कि वर्गो राशि, कन्या राशि का कनेक्शन हमारी उंगलियों से है। अब ये चीज झपट झपट लोगों के ऊपर से निकल जाएगी, क्या कन्या राशि का कनेक्शन उंगलियों से कैसे हो सकता है? सोच में पड़ जाएंगे लोग। लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कई लोगों की तो ट्यूबलाइटें जल जाएंगी कि आज तक हमने कन्या राशियों को उंगलियों से कभी लिंक ही नहीं किया, और सारा खेल कन्या राशि का है। कन्या राशि शहर बसाती है, कन्या राशि शहरों को बसा देती है। कैसे? पता ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं कभी। 4, 8, 12 ये मोक्ष की राशियां हैं। क्यों चतुर्थ कर्क राशि को मोक्ष दे दिया, अष्टम को मोक्ष दे दिया, और 12th को मोक्ष दे दिया? जबकि 12th तो बेडरूम है ना गुरुजी। हाँ, मतलब एक तरफ आप वहां पे जाके भयानक कामुक हो जा रहे हो, आप बेडरूम में जाके अपनी पत्नी के साथ, और वहीं पे आप कह रहे हो कि मैं मोक्ष भी वहीं से दिला दूंगा। ये क्या चल रहा है? मतलब ये संभोग से समाधि की तरफ चल रहा है, क्या चल रहा है? तो 4, 8, 12 में कुछ तो चल रहा है ना गुरुजी। तो मेरे हिसाब से गुरुजी, एक स्टूडेंट को मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि प्लेनेट आपको कोई भी सिखा देगा, हाउसेस के ऊपर दुनिया भर का मटेरियल पड़ा है, राशि आपको यहां से समझना पड़ेगा। और राशि गेम चेंजर है गुरुजी। अगर आपने राशि पकड़ लिया ना, एक राशि में 9 पद होते हैं, मतलब 4 पद की एक राशि नक्षत्र पे जब हम जाते हैं, तो जब राशि पकड़ लोगे ना, नक्षत्र भी पकड़ में आ जाएंगे आपके। 100%। राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लैंक चार्ट, जो प्रिडिक्शन अक्सर अभी आप लोगों ने सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर ये शब्द हो चुका है, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। अगर आप लोगों को ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन करना है, दैट मीन्स आपका राशि का नॉलेज जो है वो बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग अभी और डीप जाएंगे। हमने काफी सारी अच्छी गहरे टॉपिक सोचे हुए हैं, जैसे कि मृत्युंजय जी ने मुझे सब सजेस्ट किए थे, मतलब स्कॉर्पियो वर्सेस एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो, या उनके बारे में हम बहुत गहरे में चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट।
और हम जेमिनी और वर्को जो आज उंगलियों वाली बात है और जो शहर बसाने वाली बात है, बिल्कुल इसको गुरुजी, हम अपने पॉडकास्ट में डिकोड अप करेंगे अगले एपिसोड में। बिल्कुल गुरुजी। तो मृत्युंजय जी, आज इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं और मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने अपना इम्पोर्टेंट मूल्यवान समय निकाला, बहुत बहुत गुरुजी धन्यवाद। आपने ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका आभारी हूँ गुरुजी। And the best thing about RBJ is they throw you into the ocean with a few lifeguards. You can swim, you can survive, and eventually you will learn. So, and I always remember the statement made by Guruji that this is a protected environment. Make as many mistakes as you want to, and this kind of encouragement is very important, and this has prepared us to give our best when we are outside RBJ community. And I would like to tell you all that today there is a lot of improvement in my astrology, and I would humbly request that whosoever is listening to this should come and join, because until unless you don't join and you don't experience the kind of teaching, the method of the teaching that RBJ has, you will not understand it. So, nutshell, if you want to become a good astrologer, if you want to become a good human being, if you want to learn great things about life, RBJ is the best place. So thank you so much, Bhatia sir. Thank you so much for being there for me, and I know you are always there for me. Thank you so much.